आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नगरीय समाज शास्त्र की प्रकृति, विषय सामग्री, महत्व एवं समाज शास्त्रीय उपागम। आज हम अध्ययन करेंगे नगरीय समाज शास्त्रीय उपागम, सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस। नगरीय समाज शास्त्र के उपागम के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। विक्टर एस डिसूजा ने अपने लेख अर्बन स्टडीज़ अ ट्रेंड रिपोर्ट में लिखा है कि सामाजिक वैज्ञानिकों ने नगरों के अध्ययन में वास्तविक रुचि 1951 की जनगणना प्रतिवेदन के बाद प्रारंभ की है। अतः नगरीय अध्ययनों का इतिहास भारतवर्ष में बहुत छोटा है। प्रारंभ में नगरीय अध्ययनों में अध्ययन का उपागम सांख्यिकीय था। सर्वप्रथम 1951 की जनगणना प्रतिवेदन में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या से संबंधित जानकारी अलग अलग प्रकाशित की गई। यह अध्ययन सांख्यिकीय उपागम पर आधारित कहा जा सकता है। इन उपर्युक्त वर्णित दो प्रकाशनों में नगरीय अध्ययनों के लिए द्वितीयक तथ्यों का भंडार प्रदान किया। दूसरा महत्वपूर्ण द्वितीयक तथ्यों का स्रोत राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसके अपने विभिन्न अन्वेषणों के द्वारा नगरीय अध्ययनों के लिए अनेक तथ्य प्रदान किए हैं। अधिकतर अध्ययन नगरों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के रहे हैं। इनमें तथ्यों की खोज संबंधी अध्ययन हुए हैं जो उपयोगी द्वितीयक तथ्य कहे जा सकते हैं, लेकिन इन तथ्यों का उपयोग नगरीय समस्याओं की प्रकृति को समझाने में कम ही रहा है। प्रारंभ के समाजशास्त्री राधाकमल मुखर्जी ने नगरीय समाजशास्त्र में अध्ययन के उपागम के विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है। इनकी दो कृतियां मैन एंड हिज हैबिटेशन, अ स्टडी इन सोशल इकोलॉजी 1941, नंबर 2 सोशियोलॉजी इकोनॉमी 1945 में मानवीय समुदायों के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकी उपागम का विकास किया। नगरीय समाजशास्त्र में विश्लेषणात्मक अध्ययन संबंधी उपागम का पदार्पण काफ़ी बाद में हुआ है। विश्लेषणात्मक अध्ययनों के द्वारा नगरीय समस्याओं की प्रकृति को समझने का प्रयास किया गया। भारतीय समाजशास्त्रियों ने नगरीय और क्षेत्रीय अध्ययनों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया है। नगरीय समाजशास्त्र में समाजशास्त्रीय उपागमों के विकास के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करना शेष है। वर्तमान में नगरीय समाजशास्त्र में प्रमुख उपागम सांख्यिकीय, वर्णनात्मक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं पारिस्थितिकी है। नगरीय समाजों के अध्ययन के उपागम। प्रत्येक विशिष्ट विज्ञान और उसकी शाखाओं में अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, उपागम, अध्ययन की पद्धति एवं सिद्धांतों आदि में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र की एक शाखा है, इसलिए नगरीय समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य एवं उपागमों का मूल आधार एवं निर्धारक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उसके उपागम हैं। विज्ञान की शाखा नगरीय समाजशास्त्र भी नगरीय समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र में प्रचलित विभिन्न उपागमों की सहायता से नगर के समाजों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के प्रमुखतया 5 उपागम हैं। नंबर 1 ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम, नंबर 2 संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, नंबर 3 तुलनात्मक उपागम, नंबर 4 अंतर सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय उपागम, नंबर 5 अंतरशास्त्रीय उपागम। नंबर 1 ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम। ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता, समाज के विकास एवं परिवर्तन के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इस उपागम में सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता और सत्यता को ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर विश्लेषित किया जाता है।
इसमें समाज का काल क्रमिक अध्ययन किया जाता है। भारतीय नगरीय समाज शास्त्र के साहित्य का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 1951 तक अधिकतर सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारतीय नगरों का ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के द्वारा अध्ययन किया था। तब तक अन्य उपागम बहुत अधिक प्रचलन में नहीं थे। प्रारंभ में भारत के नगरों से संबंधित उनके इतिहास, उद्विकास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भूस्वामित्व, बसावट के प्रतिमान एवं रेवेन्यू व्यवस्था आदि का काल क्रमिक वर्णनात्मक अध्ययन करते थे। 1951 से पूर्व के सभी अध्ययन भारत के विभिन्न स्थानों एवं कालों से ऐतिहासिक प्रमाण एकत्रित करके किए गए थे। लगभग सभी अध्ययन उद्विकासीय उपागमों पर आधारित थे और इन अध्ययनों में भारतीय ग्रामीण समुदायों की चर्चा दो प्रकार से की गई है। नंबर 1 है आदिम साम्यवाद के इतिहास को ज्ञात करने के लिए। नंबर 2 भारतीय ग्रामों को लघु गणतंत्र के रूप में देखने तथा उसकी विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए। अनेक विद्वानों ने भारतीय ग्रामीण व्यवस्था, जमींदारों द्वारा शोषण, ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिमान आदि का ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के द्वारा विवेचन किया है। भारत के ग्रामों को ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के द्वारा किए गए अध्ययनों ने अन्य उपागमों की प्रारंभिक जानकारी प्रदान की है। गांव की ऐतिहासिक उपागम द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर ही अन्य वैज्ञानिकों के लिए भारत के गांवों का संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, तुलनात्मक, अंतरशास्त्रीय आदि उपागमों के द्वारा अध्ययन करना संभव हो पाया है। नंबर 2 संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र में रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की के नाम से जाना जाता है। इन विद्वानों ने विश्व के स्तर पर इस उपागम का प्रयोग एवं महत्व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बढ़ाया है। इस उपागम के द्वारा ऐसे सिद्धांत अथवा नियम की खोज करना है जो वह स्पष्ट करे कि संरचना की एक इकाई तथा अन्य सभी इकाइयाँ किसी एक विशिष्ट इकाई को कैसे प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती हैं एवं समाज का अस्तित्व किस प्रकार से बना रहता है। प्रकारात्मक पद्धति में इकाई का पूर्ण का इकाई से तथा इकाइयों के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगर के अध्ययन में इस उपागम का उपयोग होने लगा। यह उपागम संपूर्ण समाज के संगठन का अध्ययन करता है तथा इस मान्यता पर आधारित होता है कि एक विशेष नगर संरचना एवं उससे संबंधित प्रकारों को जानने के बाद ही विभिन्न नगरों एवं उसकी समस्याओं को समझना संभव है। भारत के नगरीय समुदायों, उनकी विभिन्न संरचनाओं, परिवर्तनशील प्रक्रियाओं जैसे आर्थिक संरचनाओं, शक्ति संरचनाओं, नगरीय नेतृत्व आदि में इस उपागम का प्रयोग किया जाता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के द्वारा किए गए अध्ययन अधिक वैज्ञानिक, प्रमाणित, सत्य एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि ऐतिहासिक उपागम पर आधारित अध्ययन आनुभविक एवं प्रामाणिक तथ्यों पर कठिनाई से ही आधारित हो पाते हैं। नंबर 3 तुलनात्मक उपागम। ग्रामीण समाज शास्त्र में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग 1918 में गिलबर्ट स्लेटर ने दक्षिण भारत के 12 गांवों का अध्ययन करने में किया था। भारतीय गांवों के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का उपयोग ऑस्कर लेविस, योगेश अटल, एस.सी. दुबे, दामले, रामकृष्ण मुखर्जी आदि ने भी किया है। तुलनात्मक उपागम को निम्नलिखित अध्ययनों के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 1 एक ही काल में 2 या अधिक गांवों का तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 2 एक ही गांव का 2 या अधिक कालों में तुलनात्मक अध्ययन। और नंबर 3 विभिन्न काल में 2 या अधिक गांवों का तुलनात्मक अध्ययन। ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत इस उपागम का प्रयोग प्रयोगात्मक पद्धति के विकल्प के रूप में किया जाता है। इस उपागम द्वारा एक ही राष्ट्र के विभिन्न ग्रामों की तुलना भी की जाती है और एक से अधिक राष्ट्रों के ग्रामों का भी तुलनात्मक उपागम से अध्ययन किया जाता है। ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको के गांव
तपोजलान की तुलना भारत के ग्राम रानीखेड़ा से की है। योगेश अटल ने चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट में मध्य प्रदेश के खेटिया और राजस्थान के खेड़ी ग्राम का तुलनात्मक अध्ययन किया। भारतवर्ष में इन उपयुक्त वर्णित अध्ययनों के अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रभावों, शक्ति संरचना, नेतृत्व, नातेदारी, जाति प्रथा में परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण आदि विषयों के तुलनात्मक अध्ययन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक विद्वानों द्वारा किए गए हैं। तुलनात्मक उपागम का ही एक मिलता जुलता और मिश्रित रूप अंतर सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय उपागम भी है। नंबर 4, अंतर सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय उपागम। जब कोई वैज्ञानिक दो या अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करता है और एक सामान्य प्रतिमान को विकसित करता है तो इस प्रकार के उपागम पर आधारित वैज्ञानिक अध्ययन अंतर सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय उपागम कहलाता है। कुछ विद्वानों ने इस उपागम को तुलनात्मक उपागम का ही एक प्रकार माना है। अमेरिका एवं अन्य दूसरे देशों में ग्रामीण समाज शास्त्रियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस उपागम को ग्रामीण समाजों के अध्ययन के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना है। ऑस्कर लेविस का मैक्सिको के गांव तपोजलान तथा भारत के गांव रानीखेड़ा का तुलनात्मक अध्ययन इसी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है। इस उपागम के द्वारा विकसित देशों में गांवों के अध्ययनों के निष्कर्षों को विकासशील देशों में सत्यता और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विद्वानों का सुझाव है कि विश्व की तीसरी शक्ति के अंतर्गत आने वाले देशों की अधिकांश ग्रामीण समस्याएं करीब करीब एकाकी हैं और उनका अध्ययन अंतर सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय उपागम के द्वारा करके समस्याओं के निराकरण की खोज की जानी चाहिए। नंबर 5, अंतरशास्त्रीय उपागम। यह उपागम वह है जिसमें किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन अनेक विज्ञानों के विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने विज्ञानों के परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है और अंत में सभी वैज्ञानिक मिलकर घटना या समस्या से संबंधित सिद्धांत निर्मित करते हैं अथवा समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस उपागम के अंतर्गत ग्रामीण समाज के संगठन, व्यवस्था या किसी समस्या का अध्ययन जिसमें विभिन्न संबंधित विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा अपने अपने परिप्रेक्ष्यों के अनुसार तथ्य संकलित किए जाते हैं, उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है और अंत में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। भारत के ग्रामीण समाजों से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हरित क्रांति, भूमि सुधार आंदोलन आदि का अध्ययन इस उपागम के द्वारा किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और पारिस्थितिकी पक्षों को लिया जाता है। इसलिए ग्रामीण समाज शास्त्र के अधिकतर अध्ययनों में अंतर शास्त्रीय उपागम के अंतर्गत संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाज शास्त्र में प्रभुत्व जाति, नेतृत्व, संस्कृतिकरण, विकास योजनाएं आदि का अध्ययन समय समय पर इस उपागम के द्वारा किया जाता रहा है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में अंतर। नगरीय समुदायों में अंतर विभिन्न वैज्ञानिकों जैसे बोगार्डस, सोरोकिन, जिमरमैन, सिम्स, रॉस, नेल्स, एंडरसन आदि ने बताए हैं। ये अंतर इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ग्रामीण समुदाय की आबादी 5000 से कम होती है, जबकि नगरीय समुदाय की आबादी 5000 या इससे अधिक होती है। नंबर 2, ग्रामीण समुदाय का जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है, से भी कम रहता है। नगरीय समुदाय में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होता है। ग्रामीण समुदाय छोटे आकार का होता है, कम आबादी होती है, पारस्परिक संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है, जबकि नगरीय समुदाय का आकार विस्तृत होता है, जनसंख्या की अधिकता होती है, औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण समुदाय में प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, जबकि नगरीय समुदाय में अप्रत्यक्ष और सामान्य संबंध पाए जाते हैं। ग्रामीण समुदाय में प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठता के संबंध होते हैं, अनौपचारिक, वैयक्तिक एवं प्राथमिक संबंध होते हैं,
जबकि नगरीय समुदाय में अप्रत्यक्ष, औपचारिक, द्वितीयक एवं अवैयक्तिक संबंध होते हैं। ग्रामीण नगरीय सातत्य। औद्योगिकरण व नगरीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो ग्रामीण और नगर दोनों को ही प्रभावित कर रही हैं। ग्राम और नगर में परस्पर अंतःक्रिया भी अनवरत दिखाई देती है। कुछ समय पहले अवश्य यह स्थिति थी कि ग्राम आत्मनिर्भर इकाई कहलाते थे, किंतु आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव ने गांवों को नगरों से जोड़ दिया है। आवागमन और संचार के बढ़ते साधनों के प्रतिफलन ग्रामवासी निरंतर शहर की विशेषताओं को अपनाने का प्रयास करते हैं। उनका नगरीकरण हो रहा है। आज नगरों में भी गांव की ओर झुकाव बढ़ रहा है। जहां 1 और 5 सितारा होटलों का निर्माण नगरों में हो रहा है, वहीं लोग ग्रामीण परिवेशीय होटलों जैसे कि जयपुर में स्थित चौकी ढाणी आपड़ों गांव को महत्व देने लगे हैं, जहां पूर्ण ग्रामीण वातावरण व भोजन मिलता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार ग्राम और नगर दोनों ही समान हैं। इनमें न तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और न ही कृत्रिम। नगरों में ग्रामीण पोशाक व फैशन को सराहा जाता है, तो गांव में नगरीय वेशभूषा को अपनाने का प्रयास किया जाता है। अतः गांव और नगर के मध्य आदान प्रदान की बढ़ती प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह स्पष्टता कहा जा सकता है कि ग्रामीण जीवन में नगरीय जीवन के और नगरीय जीवन में ग्रामीण जीवन के अनेक तत्व मिलते हैं, जिससे गांव और नगर की निरंतरता अथवा सातत्य बढ़ रहा है। धन्यवाद।